11:30 बजे थे। हवेली के आंगन में रखे दिए अचानक टिमटिमाए और के घर के बुझ गए। हे भगवान, ये कैसी आवाज थी? रमेश भी घबरा कर उठते हैं। दोनों अंधेरे में चारों तरफ देखने की कोशिश करते हैं। किचन से लगातार खड़खड़ाहट की आवाज आ रही थी। शारदा डरते डरते अंदर गई। मिट्टी के बर्तन जमीन पर बिखरे पड़े थे, लेकिन वहां कोई नहीं था। ये सब अपने आप कैसे गिर गया? रमेश खिड़की के पास जाते हैं और बाहर झांकते हैं। बाहर आंगन में अंधेरा था। रमेश का दिल जोर से धड़क रहा था। कोई ऊपर वाली खिड़की से झांक रहा था। वे दोनों घबराए हुए तुरंत कमरे में लौटते हैं और मीरा के पास पहुंचते हैं। रमेश ने उसका माथा छुआ तो हाथ तपे अंगारे जैसे जल उठा। माँ, कोई मेरे बाल खींच रहा है। मीरा का चेहरा पसीने से भीगा होता है और तकिए पर टूटे हुए बाल बिखरे होते हैं। ये कोई साधारण घर नहीं था। ये थी पाटन की पुरानी हवेली, जो पिछले 100 सालों से अपने रहस्यों के लिए जानी जाती थी। इस हवेली के बड़े बड़े हिस्सों में अब 4 परिवार रहते थे। रमेश और शारदा अपनी बेटी मीरा के साथ, सुधीर अपने बूढ़े पिता के साथ, जोशी जी अपनी पत्नी और 2 बेटों के साथ, और कुछ ही महीनों पहले सबसे किनारे वाले हिस्से में रहने आई थी कमला, अकेली विधवा औरत। दिन में सब कुछ सामान्य दिखता। लोग काम पर जाते, बच्चे खेलते और हवेली किसी आम जगह की तरह लगती। लेकिन रात होते ही हवेली बदल जाती थी। दीवारों पर नमी से अजीब धब्बे बन जाते थे। गलियारों से धीमी धीमी आवाजें सुनाई देती थी। हवेली में सालों से लोग रहते आए थे। छोटी मोटी बातें तो पहले भी होती थी, लेकिन ये सब कुछ ही महीने पहले शुरू हुआ था। अजीब घटनाएं तेजी से बढ़ने लगी और सबसे डरावनी बात, हर रात किसी न किसी के कमरे से अजीब आवाजें आती। और आज बर्तन गिरना, दिए बुझना और मीरा का बुखार, ये इस डरावनी रात की बस शुरुआत थी। अब ये हवेली सिर्फ 4 परिवारों का सहारा नहीं रह गई थी। ये धीरे धीरे एक रहस्यमयी जाल में बदल रही थी। हर रात, हर सुबह कुछ अजीब घटने लगा था, जिसे कोई समझ नहीं पा रहा था। जोशी के घर में दूध उबाला जा रहा था। जोशी जी उबलते दूध का ढक्कन उठाते हैं तो अंदर पूरा दूध फट चुका था। ये कैसा अपशकुन है? हर सुबह दूध खट्टा क्यों हो जाता है? सिर्फ दूध ही नहीं, हवेली में बना हर ताजा खाना कुछ ही देर में बासी हो जाता। सुबह की रोटियां दोपहर तक काली पड़ जाती और मीठे पकवान से अजीब सी सड़ी हुई गंध आने लगती। हवेली के आंगन में अजीब गोल निशान दिखाई देते। ये देखो, राख से बने गोल निशान, जैसे किसी ने यहाँ कुछ लिखा हो। धीरे धीरे इन अजीब घटनाओं ने हवेली के दूसरे हिस्सों को भी घेर लिया। रात को सुधीर के घर में उनके पिता की चारपाई अपने आप हिलने लगती है। कभी उनके तकिए के नीचे से मिट्टी निकलती और कभी दरवाजा बंद करने के बावजूद अंदर किसी के चलने की आहट सुनाई देती। कभी बाहर लाठी पटकने की आवाज सुनाई देती और फिर किसी के खांसी की आवाज। बाबा, आप आराम से सो जाइए, बाहर कोई नहीं है। जोशी जी के घर में बच्चों के खिलौने अपने आप हिलते, लकड़ी की गाड़ी अपने आप चलकर कमरे के कोने में जा रुकती और कभी कभी बच्चे रोते हुए कहते, पापा, वहाँ अंधेरे में कोई खड़ा है। जब जोशी जी देखते हैं तो वहाँ कुछ नहीं था,
सिर्फ अंधेरा फैला होता है। कमला अब अक्सर हवेली में हो रही अजीब चीजों के बारे में सबको बताने लगी। कल रात मैंने अपने कमरे के बाहर किसी औरत की पायल की आवाज सुनी, लेकिन जब दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था। सिर्फ गीली मिट्टी के निशान थे मेरे दरवाजे तक। कमला की बातें सुनकर सब सहम जाते, लेकिन उसी पल लोग उसे देखकर सोचते कि बेचारी अकेली है। शायद डर के मारे उसे ये सब सुनाई देता हो। अब हवेली का माहौल दिन ब दिन और डरावना होता जा रहा था। हर कोने में जैसे कोई अदृश्य ताकत झांक रही हो। कभी दरवाजे की चरमराहट होती, कभी खिड़की अपने आप खुल जाती। अगली सुबह शारदा जब दरवाजा खोलने गई तो चौखट पर काले धब्बे बने हुए थे, गोल गोल घुमावदार निशान, जैसे किसी ने राख और हल्दी से तांत्रिक चिन्ह बनाए हो। ये किसने बनाया? मीरा अचानक से खांसते खांसते गिर पड़ती है। लोग दौड़कर उसे संभालते हैं। मीरा फिर से अचानक बीमार पड़ गई। बुखार, कांपना और होठों से बड़बड़ाहट, जैसे कोई नाम ले रही हो। अब साफ है, हमारी बेटी की हालत का जिम्मेदार कोई है तो वो सामने वाली गली का तांत्रिक है। सभी लोग हवेली से बाहर देखते हैं। सामने वाली गली में एक जर्जर झोपड़ी, जहां से धुआं उठ रहा था। हाँ, मैंने कई बार देखा है। वो रात को अजीब चीजें ले जाता है, मुर्गे, नींबू, हड्डियां, सब यही सब कर रहा है। बाबा भैरवनाथ, उम्र 70 साल से ऊपर, सफेद बाल, झुका हुआ शरीर और आंखों में अजीब सी चमक। भैरवनाथ पहले मंदिर का पुजारी था, लेकिन कुछ अनहोनी के बाद उसने मंदिर छोड़ दिया और तांत्रिक विद्या में उतर गया। अब उसकी झोपड़ी से हमेशा धुआं उठता, रात को अजीब मंत्र सुनाई देते और सुबह दरवाजे पर राख, खून और हड्डियों के टुकड़े बिखरे मिलते। लोगों का विश्वास था कि वो काला जादू करता है और उसकी नजरें कभी भी जिस पर पड़ जाए उसका घर उजड़ जाता है। अब और बर्दाश्त नहीं होगा। जो भी मीरा के साथ हो रहा है वही भैरवनाथ है। हमारे घर में दूध, खाना सब खराब होता है। बच्चों को भी डरावने सपने आते हैं। और अब ये निशान, ये सब उसी का काम है। ये उसी की काली विद्या है। सबका शक अब पूरी तरह से भैरवनाथ पर था। हवेली के लोग मान चुके थे कि वही इस डर का असली जिम्मेदार है, लेकिन असलियत अभी बहुत गहरी थी और वो किसी ने सोची भी नहीं। उस रात हवेली में सब लोग एक जगह इकट्ठा हुए थे। इतनी अनहोनी एक साथ कभी नहीं हुई थी। दूध फटना, खाना सड़ना, बच्चों का बीमार पड़ना, सबका गुस्सा अब डर से बड़ा हो चुका था। अब और बर्दाश्त नहीं। ये सब उसी भैरवनाथ की करतूत है। कल सुबह उसके दरवाजे पर चलेंगे। पर अगर उसकी नजर हम पर पड़ गई तो? सुना है जिसने भी उसे ललकारा उसका घर तबाह हो गया। लड़ते रहेंगे तो ये खत्म नहीं होगा। आज मेरी बारी है, कल तुम्हारी भी आ सकती है। हमें जाना ही होगा। काफी देर तक बहस चलती रही। कोई कहता कि रात में ना जाए, सुबह देखेंगे, तो कोई कहता कि अगर उसने सुन लिया तो और बिगड़ जाएगा। लेकिन आखिरकार तय हुआ कि सुबह होते ही हवेली के सारे लोग भैरवनाथ के दरवाजे पर सवाल लेकर खड़े होंगे। सुबह जब सब लोग भैरवनाथ से जवाब लेने उसके घर पहुंचे तो वहां खामोशी नहीं, चीखें गूंज रही थी। किसी औरत की तेज चीख। हाय भगवान, बाबा मर गए। भैरवनाथ जमीन पर पड़ा। उसका चेहरा नीला पड़ चुका था और मुंह से सफेद झाग निकल रहा था।